तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़। ये तो हमारा मॉर्निंग का प्रोग्राम है जो फिक्स है। इसके अलावा फिर कभी मुझे कोई इंपॉर्टेंट अलग से कोई मैटर लगता है तो उसका लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, आज ये संडे 16 जुलाई, आप सबने आज का जो न्यूज़पेपर है वो अब तक पढ़ लिया होगा। तो ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो संडे को कोई विशेष न्यूज तो नहीं आती। आपने जब भी संडे का न्यूज़पेपर देखे होंगे तो उसमें हमेशा न्यूज बहुत कम आती है, नियर टू जीरो आती है। तो आज ऐसी कोई विशेष न्यूज तो नहीं है जिसको डिस्कस किया जा सके। लेकिन एक ऐसे में पढ़ रहा था तो लेकिन घूमते घूमते एक टॉपिक था दोस्तों, उस टॉपिक के मैंने सोचा क्यों ना डिटेल में कंसेप्ट टॉपिक की बात की जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का। बैंकिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबने सुना होगा बेसल नॉर्म। जो दोस्त लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्या है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है बेसल या बासेल, जो भी कह लो, बासेल नॉर्म्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में इतना डिफिकल्ट है कि किसी को समझ में नहीं आता। पढ़ाने वाले को समझ में नहीं आता तो पढ़ने वालों को क्या समझाएंगे। आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा इसको, शायद टॉपिक को पढ़ा हो सकता है, कोशिश करी लेकिन समझ नहीं पाए होंगे इसका बेसिकली इसेंस क्या है, क्या ये कहना चाहता है। तो आज हम देखो, आपको आएगा मजा। इसको इतना ईजी करेंगे कि आप कहोगे कि इतना इजी भी टॉपिक हो सकता है क्या, इतना इजी भी टॉपिक हो सकता है क्या। बस आप बने रहें चैनल पर, जितना भी अभी लगभग हाफ आवर का ये वीडियो रहेगा आप देखना, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, हम चलते हैं न्यूज पे। देखो न्यूज कहाँ से थी, जहां से मैंने मटर उठाया। न्यूज थी, आप पढ़ो आराम से। SBI राइजेज 3100 करोड़ 3100 करोड़ वाया 81 बॉन्ड एट कूपन ऑफ 8.10%। तो इसमें कई चीजें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI ने क्या किया, पैसा उधार लिया है मार्केट से। शेयर, कल भी मैंने पढ़ाया था, फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट या शेयर मार्केट। तो इसने क्या किया, डेट मार्केट में जाके बोरो किया है। कितने रुपए, 3101, मतलब आप तो 3000 करोड़ रुपए मान लो, ये कोई वैल्यू नहीं कितने अमाउंट की। कूपन रेट कुछ नहीं, तो इंटरेस्ट रेट होती है भाई। जो कागज का टुकड़ा होता है ना, बॉन्ड जारी करते हैं, उसको लिखा रहता है भाई इतना % इंटरेस्ट देंगे। तो ये 8.10% पर ये उधारी लिए इसने, इसका ये मतलब है। और जो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है इसको, कहा है बॉन्ड तो है, बॉन्ड के माध्यम से बोरो करते हैं, लेकिन बॉन्ड कौन सा, 81 बॉन्ड। तो बेसिकली सारा गेम ये 81 बॉन्ड का ही है। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2020 में भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, जब येस बैंक, आपको पता होगा येस बैंक पे एक टाइम में डूबने की स्थिति पैदा हो गई थी, तब ये काफी न्यूज में रहा था 81 बॉन्ड को। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 81 बॉन्ड से कंसेप्ट आया बासेल नॉर्म का। बेसिकली जो 81 बॉन्ड है ना, ये बासेल नॉर्म का ही पार्ट है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये न्यूज सुन के एक चीज नहीं लगी क्या, न्यूज ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी दुनिया को पैसा उधार देता है। कितने बड़े बड़े बैंक, चाहे वो माल्या टाइप के लोगों को, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, सबको पैसा उधार देता है। ये खुद पैसा उधार ले रहा है, खुद पैसा ले रहा है। इसके बाद डिपॉजिट की कमी है क्या, डिपॉजिट खूब है। SBI में पैसा जमा करने वालों की कोई कमी है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्यों उधार ले रहा है, वो भी बॉन्ड के माध्यम से। तो इसका भी रीजन हम जानेंगे यहाँ डिटेल में। तो दोस्तों बढ़ते हैं। ये देखो कहीं ना कहीं ये जुड़ रहा है पूरा कहानी बेसल नॉर्म से। तो ये बेसल की कहानी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, जैसे पिक्चर आती है ना, धूम 1, धूम 2, धूम 3, ऐसे ये इसका फर्स्ट पार्ट आया था शायद 1988 के आसपास आया था। सेकंड पार्ट 2004 में आया था। अभी थर्ड पार्ट क्या था, 2010 में आया था। तो हमको ये 2 पार्ट तो लगभग खत्म हो गए। जो लेटेस्ट बेसल नॉर्म, जो थर्ड कहेंगे हम इसको पढ़ना है। ठीक है बात यहाँ तक। आगे देखो एक और न्यूज थी, ये न्यूज थी येस बैंक 81 बॉन्ड केस। तो ये येस बैंक का 81 बॉन्ड केस क्या है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हमें 81 बॉन्ड जाने तो सही, तभी तो समझेंगे पूरा मैटर। तो सबसे पहले देखो, ये छोटा सा मैंने एक उसको बनाया, क्या बनाया, ये बैंक है। पहले मैं इसको एक शॉर्ट कहानी के रूप में समझ देता हूं, फिर आपको मजा आएगा। ये बैंक है, बैंक का क्या काम होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और ये बैंक के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, एसेट होती है। मैंने 1000 बार बता रखा है, लाइबिलिटी का मतलब उधारी। तो जो मैं जमा कर रहा हूँ बैंक में पैसा, वो बैंक के लिए मेरी उधारी है, मतलब मुझसे बैंक ने पैसा उधार लिया है। तो बैंक के लिए दोस्तों ये डिपॉजिट लाइबिलिटी होती है। फिर बैंक लेता है लोन। लोन बैंक का क्या है, लोन बैंक का एसेट होता है। क्यों, ये उसका मालिक है बैंक, वो वापस ब्याज से वापस आएगा। लेकिन कई सारे बैंक जो लोन देता है, एसेट होते हैं, वो डूब जाते हैं। मैंने पढ़ाया था इसको कहते क्या कहते हैं,
नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए कहते हैं। माल्या टाइप के लोग पैसे खा के भाग जाते हैं। और भी कई सारे हैं, केवल माल्या एक तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया, नहीं कई हैं जो एनपीए हो जाता है, लोन नहीं चुका पाते। कई बेईमानी से, कई जेन्युइन रीजन से, जैसे बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस सफल नहीं रह पाया, कई कारण हो सकते हैं, तो वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स जो बैंक लोन देता है वो रिस्क होता है दोस्तों, उनमें हमेशा से क्या होता है, रिस्क होता है। अब अगर ये एनपीए बढ़ता जाए, एनपीए बढ़ता जाएगा, सपोज करो एनपीए बढ़ता जाएगा, तो एक बात बताओ कैसे चल पाएगा। अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। ये बैंक ने लिया 100 करोड़ का लोन, ठीक है। अब इसको सपोज करो सेविंग अकाउंट का 4% है, एफडी पे कुछ ऐसा मोटा मोटा, इसको 105 करोड़ रुपए वापस जनता को देने 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। बैंक को उम्मीद थी क्या कि ये 100 करोड़ रुपए मैं लोन दे देता हूँ बैंक को, मैं लोन दूंगा, मैं लूंगा 9% इंटरेस्ट, मेरे पास आएगा 109 करोड़ रुपए, इसमें से 105 तो मैं इसको दे दूंगा, 4 करोड़ से मेरा जो ऑफिस का वगैरह का खर्चा है, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह वो निकल जाएगी, कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। ये पूरा बैंक का सोच रहती है। इसे ऐसे बैंक काम करता है, कम लोन कम इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेता है, ज्यादा लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, और जो डिफरेंस होता है उससे उसका खर्चा वगैरह निकल जाता है। ये बैंक काम करता है। लेकिन सपोज करो इसको तो उम्मीद थी 109 करोड़ रुपए आने की, लेकिन 100 में से सपोज करो 8 करोड़ रुपए एनपीए हो गया, खा गया पैसा, डूब गया। अब बैंक के पास कितना आया, 101 करोड़ रुपए आया, और 4 करोड़ तो उसका खर्चा था, एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह सब, और 105 करोड़ इसको देना था। तो ये बैंक कैसे काम करेगा भाई, ऐसा तो नहीं करेगा ना। 101 करोड़ रुपए जाएगा, 100 देना 105 है, तो मिसमैच हो जाएगा असेट लायबिलिटी का, तो चुकाना ज्यादा है, तो ये बैंक क्या करेगा, फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, बैंक पैसा नहीं चुका पाएगा, डिफॉल्ट कर देगा। तो ऐसे तो फिर बैंकिंग चल ही नहीं पाएगी ना। और बैंकिंग का जो मेन विश्वास क्या चीज है, जो बैंकिंग पूरी काम कर रही है वो है विश्वास। बैंकिंग जो पूरा सिस्टम काम करता है दोस्तों, बैंक का ये विश्वास किसका, डिपोजिटर का, लोन वालों का नहीं। लोन तो कोई भी लेने चल जाएगा, लोन लेने वाला तो कहते हैं यार बेटा, तो लोन वालों का नहीं। सबसे ज्यादा जो बैंकिंग सेक्टर चलता है वो डिपोजिटर का। लोन कहां से देखो जब आपके पास डिपोजिट ही नहीं आएगा। तो ये डिपोजिटर का विश्वास ही टूट गया इस मॉडल पे कि एनपीए हो जाएगा, मेरा पैसा तो डूब जाएंगे, तो ये पैसा इस पर डिपोजिट नहीं करेगा। ठीक है, मैं इससे बढ़िया तो मैं घर की लॉकर में रख लूँ, वहां ज्यादा सेफ है। तो ये पूरा मॉडल फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और कोई बैंकिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तब क्या करें, तब फिर इसके लिए है ना दोस्तों, एक बैंक है बासेल में है, जिसको कहते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बीआईएस के बारे में थोड़ा जानेंगे। बीआईएस देखो दोस्तों क्या है ना, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, मैंने बता रखा, जो पूरी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इंडिया में कौन है, आरबीआई है। अमेरिका में कौन है, फेडरल बैंक है। पाकिस्तान में भी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ हो सकता है, नाम मेरे को नाम याद नहीं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोप का है। ब्रिटेन में कौन सा, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। चाइना में कौन सा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। तो ऐसा हर देश का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये सारे सेंट्रल बैंक ने मिलकर एक संस्था बनाई, इसी को क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहते हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक के सब मेंबर है, इन सब ने मिलकर एक संस्था बनाई ताकि पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर में कोऑर्डिनेशन बना रहे। जैसे पॉलिटिकल मामलों में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूएन। व्यापार को बढ़ावा देने के पूरी दुनिया के वालों ने मिलकर क्या बनाया, डब्ल्यूटीओ बनाया। मॉनेटरी मामलों में कोऑपरेशन के लिए क्या बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना। ऐसे बैंकिंग सेक्टर के मामले में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए क्या किया, जितने भी देशों के सेंट्रल बैंक थे सबने मिला के एक बैंक बनाया अलग से, जिसको कहा गया बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बीआईएस है। ये बीआईएस कम दोस्तों 1930 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बासेल में। इसलिए बासेल यहां से आता है, क्या आता है, बासेल पढ़ते हैं, बासेल नोम। तो इस बेसिकली जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसका हेडक्वार्टर बासेल में है। यहाँ बासेल बेसिकली एक सिटी है स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जितने भी सेंट्रल बैंक है सब इसके मेंबर हैं। इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कुछ रूल वगैरह बनाना। तो इसने फिर जिम्मा उठाया कि हम जो ये बैंक लोन देता है ना, ये बैंक लोन दे रहा है, ये इसको डूबने का संभावना है एसेट की। क्यों, क्योंकि यहाँ रिस्क है लोन में। तो इसको कैसे रोका जाए, तो इसको रोकने के लिए ये क्या करता है, रूल्स बनाता है, क्या करता है, नियम कायदे बनाता है, समय समय पर इसको अपडेट करता रहता है। सबसे पहले इसने 1988 में ऐसे रूल बनाए जिसको बेसल 1 कहा गया। फिर समय बदल गया, जो टाइम बदलता रहता है, इकोनॉमी बदलती रहती है, तो फिर इसको लगा कि अपडेट करना चाहिए। तो 2004 में नया बासेल 2 बनाया।
तो इसी ये बनाई थी कि 2007-8 में पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो 2007-8 का, 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो गया था। उसमें क्या होता, अमेरिका के कई सारे बैंक डूब गए थे, लेमन ब्रदर वगैरह। तो इन्होंने देखा कि यार इतने सारे बैंक, ये नियम थे बेसल 2, तब भी इतने सारे बैंक क्यों डूब रहे हैं, तो क्या करो और थोड़ा कड़क करो इन नियमों को। तो फिर 2010 में नया नियम लेके आए जिसको कहा गया बेसल 3। ऐसे पिक्चर आती है ना, धूम 1, धूम 2, धूम 3, ऐसे बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। तो अब तक हम क्या समझे कि भाई दुनिया में एक संस्था है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक उसके मेंबर है। वो बैंक क्या करता है, पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर को बचाए रखने के लिए कुछ नियम बनाता है। उस नियम को क्या कहा हमने कहा बेसल नियम का। ठीक है बात, यहां तक दिक्कत हो तो आगे बताओ। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स का। हम सिस्टमेटिक एक एक कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम सबको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे वो चलती है ना मिस्ट्री वेब सीरीज वगैरह, पहले सब प्लॉट चलते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन होता है, ऐसे ही हम करेंगे। तो हमने बीआईएस का थोड़ा कंसेप्ट समझ लिया, इसका क्या काम है समझ लिया। एक कंसेप्ट होता है रिस्क वेटेड एसेट्स, इकोनॉमी में रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA। रिस्क वेटेड एसेट्स दोस्तों RWA, ये होता क्या है, ये एक बार आप समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा समझेंगे इसको, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं। बैंक है, बैंक ने कुछ पैसा डिपॉजिट में लिया, सपोज करो 500 करोड़ रुपए लिया। अब बैंक सबसे पहले CRR रखता है, SLR रखता है, ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है। सपोज करो 100 करोड़ रुपए इसने CRR SLR में गया, फिर ये 400 करोड़ रुपए लोन देगा। क्या करेगा लोन, अब लोन कई प्रकार के होते हैं, एक तो हो सकता है हाउसिंग लोन, हो सकता है हाउसिंग सेक्टर में देते हैं। एक होता है पर्सनल लोन, कई लोग पर्सनल कार्य के लिए लोन लेते हैं। और एक कॉर्पोरेट लोन होता है बड़े बिजनेसमैनों को। कुछ एजुकेशन लोन हो सकता है। सपोज 4 तरह के, इनको चारों को 100-100 करोड़ रुपए लोन दिए। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, फिर नहीं समझ में आएगी बात। सीधी सी बात थी, 500 करोड़ रुपए बैंक के पास डिपोजिट आए, बैंक ने कुछ पैसा CRR SLR में रखा और जो कुछ पैसा था वो लोन दिया, कई सेक्टर में लोन दिया। ठीक है बात। अब मुझे बताओ, ये लोन है तो ये तो असेट है बैंक के, सारा ये जितने भी इधर दिए सब असेट है, तो ये असेट में जोखिम है नहीं है। हाउसिंग लोन दिया, कोई पैसा खा गया, डूब गया, नहीं दिया वापस हो गया, NPA हो गया। पर्सनल लोन दिया, पैसा नहीं डूबा, तो इनमें क्या सब में रिस्क तो है, पर क्या मुझे इतनी सी बात बता दो कि सब में बराबर रिस्क है क्या? नहीं है। ये SLR में जमा किया तो 0% रिस्क है, क्यों, ये तो गवर्नमेंट को उधार दिया, भारत सरकार ने उधार लिया SLR के माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से, तो यहाँ तो 0% रिस्क है। ये संभावना नहीं है कि भारत सरकार दिवालिया हो जाए, भारत सरकार पैसा खा जाए बैंक का, ये तो संभावना नियर टू 0 है। तो यहाँ SLR में क्या है, 0% है। हाउसिंग लोन में दोस्तों क्या है, हाउसिंग लोन में भी दोस्तों क्या, जब लोन देता है बैंक तो हाउस को गिरवी रखता है, तो इस बात संभावना बहुत कम रहती है कि वो अगर मान लो खा भी गया पैसे, तो बैंक क्या करेगा, उस घर को बेच के रिकवरी कर लेगा। तो लगभग ना कम जोखिम होती है। समझ लो इसको 20% जोखिम है कि भाई ठीक है 100 करोड़ रुपए लोन दिया, तो ऐसा हो सकता है कि हम घर को बेच के 80 करोड़ रुपए हमारे पास आए, 20 करोड़ रुपए नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा है ना, जो लोन को उसकी जोखिम के हिसाब से कुछ वेटेज देते हैं। पर्सनल लोन या कार लोन, इनमें ज्यादा संभावना होती है। पर्सनल लोन मान लो किसी को जॉब थी, प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसको लोन ले लिया 10 लाख रुपए, जॉब छूट गई, अब कहां चुकाएगा वो, इसमें ज्यादा संभावना होती है। समझ उससे 60% संभावना है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, या जोखिम इसका 60% संभावना है कि 60% पैसा डूब जाएगा। कॉर्पोरेट लोन में बड़ा लोन लिया, माला टाइप ने बिजनेस किया, डूब गया या नहीं चला, तो वहां भी जोखिम है, सब 40% जोखिम है। एजुकेशन लोन में, इनमें तो क्या हुआ, आपने किसी को लोन दिया, उसको जॉब नहीं लगी, तो क्या बेचोगे, कुछ संपत्ति तो है नहीं गिरवी, वो डिग्री थोड़ी बेचेगी, तो इसमें और ज्यादा संभावना है, सब 90% जोखिम है। तो ऐसे क्या होता है, जितने भी प्रकार के लोन होते हैं उनको उसके जो रिस्क के अकॉर्डिंग एक वेटेज दे देते हैं। यहां तक बात समझे। अब हाउसिंग लोन में कम दिया, क्योंकि हाउसिंग लोन जब बैंक लोन देता है तो हाउसिंग लोन के कागज अपने पास गिरवी रखता है। आपने लोन मत दो तो वो आपका प्लॉट मकान बेच देगा, रिकवरी कर लेगा। हो सकता है पूरी नहीं हो, 20% लॉस हो सकता है, पर रिकवरी मोटा मोटी हो जाएगी। पर्सनल लोन में ज्यादा है, एजुकेशन लोन में तो बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट लोन में भी ज्यादा है। ऐसे क्या करते हैं, ये वेटेज देते हैं। तो ये 100 करोड़ का था तो 20% इसको वेटेज दिया, तो 20 करोड़ का क्या हो सकता है, रिस्क है भाई यहाँ पर। बाकी तो 80 करोड़ तो वो बेच के वसूल कर लेगा। यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ 60 करोड़ रिस्क है, यहाँ पे 40% तो यहाँ 40 करोड़ रिस्क है। एजुकेशन लोन 90% है, तो यहाँ 90 करोड़ का रिस्क है। तो अब टोटल रिस्क कितना हो गया बताओ, 90 से 150, 190, 210 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों ये 210 करोड़ को कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट।
टोटल बैंक का ऐसा कितना जो असेट है वो रिस्क पे है, तो हम कहेंगे 210 करोड़, 500 करोड़ नहीं। बैंक का जो रिस्क पे है वो 210 करोड़ है। 500 करोड़ इसलिए नहीं क्योंकि एसएलआर का तो 100% गारंटी आएगा, हाउसिंग में भी 80% तो आ ही जाएगा। तो इसको कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट। अगर समझ गए हो तो एक बार ताली बजा दो जोर से, मजा आ जाएगा। पूरी कहानी समझ गया? कुछ नहीं है, बैंक लोन देता है, हर लोन का क्या होता है, रिस्क होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। हाउसिंग लोन लो तो उसमें कम है, क्यों है, कोई घर बेच देगा, लेकिन पर्सनल लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रखता है, एजुकेशन लोन में तो कुछ भी नहीं, और ज्यादा रिस्क है। तो ऐसे इनका क्या किया, वेटेज दे रखा है, सिस्टम सेट है, ये आरबीआई ने दे रखा है, गाइडलाइन बना रखी है, ऐसा नहीं है हुआ मैं अपनी मर्जी से, आरबीआई ने गाइडलाइन बना रखी है, भाई ये लोन दोगे तो आप इसको इतना परसेंटेज वेटेज देना पड़ेगा रिस्क का, ये इतना। हमको कोई जरूरत नहीं उनकी याद करने की कितना, पर हमको मोटा मोटा एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। ये 20-40% भी डेटा गलत है, ये डेटा गलत है, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कितना है उसको हमको डिटेल में नहीं डूबना, हमको तो केवल RWA का समझना है। तो इस बैंक के पास 500 करोड़ रुपए जमा हुए थे, उसमें से 200 करोड़ रुपए इसके रिस्क है। ठीक है बात ठीक है क्या? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझेंगे। क्या समझेंगे? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दो सिनेरियो समझते हैं। क्या समझते हैं? दो सिनेरियो समझते हैं। ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये हो गया, इसने 100 करोड़ रुपए पैसा तो डिपॉजिट में लिए और 100 करोड़ रुपए लोन दिए। लेकिन आप जानते हो कोई भी कंपनी जब शुरू होती है कुछ पैसा प्रमोटर या जो खोलने वाला लगाता है, ऐसे बैंक थोड़े मुंह उठाए खोल लिया। सपोज करो इसने 5 करोड़ रुपए लगाए थे, ठीक है, 5 करोड़ रुपए लगा के बैंक खोला, 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट लिए, 100 करोड़ लोन दे दिया। बैंक बी ने क्या किया, 20 करोड़ रुपए अपने जेब से लगाए और इसने भी 100 करोड़ रुपए लोन दिया और 100 करोड़ रुपए क्या किया, डिपॉजिट लिया, 100 करोड़ लोन दिया। कौन से बैंक में डिपॉजिटर का पैसा ज्यादा सेफ है? सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो जल्दी सोच के। कौन से बैंक में डिपॉजिटर का पैसा ज्यादा सेफ है? तो दोस्तों बैंक जो बी बैंक है उसकी स्थिति बढ़िया है। क्यों? अगर सपोज 100 करोड़ रुपए लोन दिया, इसका 10 करोड़ रुपए बी एनपीए हो गया और बैंक का दिवालिया होने की स्थिति में, तब भी क्या करेगा, 10 करोड़ या 20 करोड़ से मैनेज कर लेगा। जो इसने जेब से 20 करोड़ रुपए लगाए ना, उससे क्या होगा, उससे मैनेज हो जाएगा, उससे यहाँ पेमेंट हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर मान लो सपोज करो ये पैसा लौट के नहीं आया, इसके पास कितना 100 करोड़ 90 करोड़ लौट के आया, तब भी 20 करोड़ यहाँ से अपने जेब में लगा रखे थे पैसे, उससे मिला के क्या करेगा, ये इसको पेमेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट कहलाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या कहलाता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कंसेप्ट सिंपल कहता है कि आप जो लोन दे रहे हो ना, डिपॉजिट दे रहे हो, डिपॉजिट जमा कर रहे हो, तो ये लोन का कुछ परसेंटेज पैसा अपने जेब से लगाओ। भाई ये कौन, जो ये ओनर है ना, ये प्रमोटर है, ये अपने जेब से लगाओ। वही बात, हमने कोई दुकान खोली, एक तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने दुकान खोल ली कहीं से उधार लेके, इधर से इधर करके, तब वो ज्यादा जोखिम, लेकिन एक मैंने अपना कुछ पैसा लगा रखे, तो मान लो थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने जेब से उसकी भरपाई कर सकता हूँ। ये तो आप सिंपल लॉजिक है ना। तो ये CAR का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई आप डिपॉजिट कितना भी लो, कितना भी लोन दो, लेकिन जो लोन दे रहे हो ना, इसका कुछ परसेंटेज हिस्सा प्रमोटर को कैपिटल लगानी पड़ेगी। कैपिटल प्रमोटर को कैपिटल लगानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ही बढ़िया होगा। और इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे, एक एक करके चीज हम समझते हैं धीरे धीरे। बैंक डिपॉजिट लिया, कितना भी ले सकता है डिपॉजिट, जितना लेगा उतना लोन देगा। ठीक है, लोन में मैंने कहा था रिस्क है, रिस्क क्या था, रिस्क वेटेड एसेट। तो और मैं आगे थोड़ा इसको फर्दर इलाबोरेट करूं, तो जितना भी बैंक लोन दे रहा है ना, उसका कुछ रिस्क था, तो रिस्क वेटेड एसेट RW का कुछ परसेंटेज हिस्सा बैंक को अपना खुद का कैपिटल लगाना पड़ेगा, खुद का कैपिटल लगाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, सपोज करो इस बैंक ने रिस्क वेटेड एसेट सपोज करो 100 करोड़ था, इसने 8% क्या किया, सपोज करो कैपिटल लगाना है, तो 8 करोड़ इसने जेब में लगाया। अब इस बैंक का 8 करोड़ रुपए तक एनपीए हो जाएगा ना, तब भी ये बैंक क्या करेगा, ये डिपॉजिट का पैसा सेफ रहेगा। सबसे पहला पैसा कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ओनर के पैसे से। तो इससे क्या होगा, ये पेमेंट होगा और ये डिपॉजिट का पैसा सेफ हो जाएगा। फिर हम एक बार समझते हैं, ये CAR जान है बेसल की, इसके अलावा अगर CAR समझ ली तो कुछ भी नहीं बचता। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, कुछ और अभी हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। बात क्या थी, घूम फिर के बात ये थी कि ये डिपॉजिटर ने पैसा किया, ने बैंक में डिपॉजिट किया, इस पर्सन का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में डूब जाए,
और इसका पैसा डूब जाए, अगर ऐसा होगा तो बैंकिंग पे क्या होगा, विश्वास खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये लोन देता है या इसको असेट कहते हैं। ठीक है, मैंने इसका फिर आगे एक और स्टेप बात करते हैं, भाई सारा लोन रिस्क नहीं होता, कुछ तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो जो इसमें से लोन में से जो कुछ रिस्क है उसको कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट, RWA। ठीक है, तो ऐसा करो कि भाई इस RWA का कुछ पैसा खुद ये लगाए बैंक जिसको प्रमोट किया है, जैसे जिसमें गवर्नमेंट बैंक है, सरकार ने प्रमोट किया, तो कुछ पैसा ये बैंक खुद अपने दम पे लगाए। इसी को कहा गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या कहा गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा गया। तो इस रिस्क वेटेड एसेट का कुछ परसेंटेज बैंक प्रोमोटर को अपने जेब से लगाना होता है। अपने जेब से लगाओ या कैसे भी लगाओ, तो उसको कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बेसिकली कैपिटल कहते हैं। ठीक है, बात यहां तक। और आगे बताते हैं हम, सिंपल सी बात है यार। 100 करोड़ डिपॉजिट थे, ठीक है, 100 करोड़ इसने लोन दिया, हो सकता है इसमें से 50 करोड़ क्या हो, रिस्क वेटेड एसेट हो। तो ये अभी वर्तमान टाइम में जो बेसल के नियम है वो कहते हैं कि 8% क्या होना चाहिए, ये खुद लगाना चाहिए। तो 8% कितना हो गया, 4 करोड़ रुपये हो गया। तो 4 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, खुद इसको लगाना चाहिए प्रमोटर को, बैंक के जो मालिक है, ओनर वगैरह है। ये कंसेप्ट कहलाता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या इसको एक और शब्द कहते हैं दोस्तों CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। CRW कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट कहते हैं। आप तो CAR याद रखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो गया, जितने भी ये RW है इसका कुछ परसेंटेज उसको अपने पास से लगाना। अब कैसे लगाना वो अपनी कहानी सुनेंगे। मैंने कल ही बताया था आपको, फाइनेंशियल मार्केट होता है एक, यहाँ पे फाइनेंस मिलता है। पैसा किसको उधार चाहिए, क्या पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो मुंबई में क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहां चल जाओ, वहां उधार देने वाला भी है, लेने वाला भी, दोनों मिल जाएंगे और काम हो जाएगा। तो ये जो बैंक है ये डिपॉजिट तो ले ही रहा है, डिपॉजिट लेने के पहले इसको कैपिटल इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल। तो ये दोस्तों दो तरह से कर सकता है, दो तरह से कर सकता है इस कैपिटल को। एक कैपिटल होती है Tier 1 कैपिटल। क्या होती है, Tier 1 कैपिटल। एक होता है Tier 2 कैपिटल। भाई देखो, जो पूंजी होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। आपके पास कोई पूंजी है कैपिटल, एक हो सकता है बैंक में FD हो, एक हो सकता है शेयर मार्केट में निवेश कर रखा हो, एक हो सकता है बॉन्ड मार्केट में निवेश कर रखा हो, एक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी में हो सकता है। तो सबका अलग अलग टाइप की कैपिटल होती है। ऐसे जो ये बैंकों कैपिटल इकट्ठा करते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं, Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल। Tier 1 कैपिटल में सामान्यतः बॉन्ड टाइप का होता है, जो पैसा उधार लेके करके ना, बैंकों ने बाजार से पैसा उधार लिया है और बॉन्ड जारी करके उसको मोटा मोटे Tier 1 कैपिटल कहते हैं। Tier 2 कैपिटल दोस्तों इक्विटी टाइप की होती है, इक्विटी या शेयर मार्केट वाली। कुछ नहीं है, राम कहानी सुन लो यार। ये बैंक है, इसको पैसा चाहिए, शुरुआत में प्रोमोटर को पैसा चाहिए, तो ये जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, इसके पास वो 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कुछ इसने क्या किया, कुछ इसने बॉन्ड जारी किया, डेट जारी किया, डेट या बॉन्ड जारी किया, तो उधार ले लिए। तो इस उधार लिए इस पूंजी को का Tier 1 कैपिटल। और कुछ इसने शेयर जारी कर दिया, स्टेट बैंक का शेयर बाजार में मिलता है, तो ये शेयर जारी की, इसको मोटा मोटे का Tier 2 कैपिटल। ठीक है बात यहां तक। तो बैंक की कैपिटल दो प्रकार की होगी दोस्तों, एक तो होगी Tier 1 कैपिटल जिसमें है ना बॉन्ड टाइप का नेचर है, उधारी टाइप का। एक होते है Tier 2, ठीक है, जिसमें इक्विटी टाइप का नेचर है। Tier 1 को भी फिर आगे दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक वो होता है कॉमन इक्विटी Tier 1, एक होता है AT1, एडिशनल Tier 1। क्या होता है, एडिशनल Tier 1। अब इस एडिशनल Tier 1 कैपिटल को चाहिए बैंक को, तो इसके लिए उधार लेगा। तो उधार लेगा ना जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या कहेंगे, उसको AT1 बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, AT1 बॉन्ड कहेंगे। यहां तक समझ में पड़ा क्या, फिर हम आगे की बात थोड़े बाद में करेंगे। इतना समझ में पड़ गया तो हम शुरू से अब इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ सकते हैं बेसल नॉर्म का, ये न्यूज मैंने बता दी थी आपको, ये हमने देख लिया। एक ये एस बैंक का कंडीशन देख लेंगे दोस्तों। अब आप इसको देखो आराम से। बेसल नॉर्म में टॉपिक था। बेसल सबसे पहले मैंने बताया क्या है, स्विट्जरलैंड में सिटी है। अब यहाँ ऐसा क्या है, तो यहाँ ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है सबने मिलकर बनाया। ये BIS 1930 में बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर बेसल में था।
सेंट्रल बैंक का भी बैंक है ये। तो अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की दुनिया में सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंकों केंद्रीय बैंकों का भी बैंक कौन सा है, तो वो है BIS। ये सेंट्रल बैंक के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है, ऐसा सब काम करता है। तो इसकी एक कमेटी है दोस्तों, इसको कहते हैं BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। एक कमेटी बना रखी है इस बैंक ने, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये कमेटी समय समय पर बैंकों को रिस्क से, जो पैसा डूबने से बचाने के लिए कुछ रूल बनाती है। उस रूल को क्या कहते हैं, बेसल रूल्स कहते हैं। बैंकों में रिस्क को कंट्रोल करने के लिए रूल बनाती है बैंक, जिससे क्या हो, बैंक को लोग से जो एब्जॉर्ब करने के लिए पूंजी होनी चाहिए। कैपिटल इन बैंक मैंने बताया, कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 को कोर कैपिटल कहते हैं, टीयर 2 को सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। इस टीयर 1 कैपिटल के भी आगे दो भाग होते हैं, इसको एक को कहते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1 CET1, दूसरे को कहते हैं एडिशनल टीयर 1 AT1। अब इस AT1 कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी करना पड़ेगा, उसको कहते हैं AT1 बॉन्ड। तो न्यूज यही थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ क्या कर रहा है, इस AT1 कैपिटल को इकट्ठा कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड जारी करना पड़ेगा। ठीक है बात। ये रिस्क वेटेड एसेट के बारे में हमने पढ़ लिया था, RWA। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ लिया था, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। एक ही चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कह दो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट कह दो। सिंपल सी बात, जितनी कैपिटल चाहिए उसका रेशियो किसके साथ में, रिस्क वेटेड एसेट के साथ में जो रेशियो है उसको ये कहते हैं CAR कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये बेसल 1 रूल मैंने बताया 1988 में आया, उसको पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। बेसल 2 कब आया, 2004 में आया। बेसल 3, अब हम पढ़ेंगे बेसल 3। तो बेसल 3 में बेसिकली दोस्तों CAR रखा गया है 8%। ये बैंक था, ये डिपॉजिट था, ये इसने लोन दिया, या इसको लोन को क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। इस एसेट का कुछ क्या था, सपोज करिए 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए थे, इसने मोटा मोटी 500 करोड़ लोन दिया, 3 करोड़। तो 500 करोड़ में क्या था, 250 करोड़ सपोज करो रिस्क वेटेड एसेट था, ये एसेट का जोखिम था। तो ये जो क्या कहता है, ये जो बेसल 3 रूल कहता है कि इस रिस्क वेटेड एसेट का 8% आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, मतलब अपने जेब से होनी चाहिए। तो 250 का 8 कितना हो गया, 20 करोड़ रुपए ये प्रोमोटर अपने पास से लेके आए, चाहे उधारी में लेके आए, चाहे शेयर जारी करके लेके आए, कैसे भी करके लेके आए, 8% पैसा इसको अपना जेब से लगाना पड़ेगा, ताकि कल से अगर कुछ पैसा डूब जाए तो उसकी भरपाई यहां से होगी। अब ये CAR जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है बैंकों के लिए, उतना ही अच्छा है बैंकों के लिए और डिपॉजिट के लिए, उतना बैंक की रिस्क कम हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें आगे भी सब टारगेट दिए गए, CAR क्या 8% है। अब इसमें है ना ओवरऑल टीयर 1 कितना होना चाहिए, तो टीयर 1 दोस्तों 6% का रूल है, टीयर 2 2%, 2% समझ लो ना रिस्क वेटेड एसेट का। तो देख लो आप, कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो है वो 8% होना चाहिए, 6% टीयर 1 होना चाहिए, टीयर 2 2% होना चाहिए। इसमें भी आगे भी क्लासिफिकेशन है, CET1 होना चाहिए 4.5, AT1 होना चाहिए 1.5%। अब सपोज करो कई, जब ये रूल लागू हुए 2010 के बाद में आए, तब कई बैंकों के पास इतना सारा AT1 बोर्ड नहीं था कैपिटल, ये नियम बनाया इन्होंने। अगर नहीं तो इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। सपोज करो स्टेट बैंक में जो AT1 कैपिटल थी वो क्या थी, 1% थी। अब इसको बेसल नियम में कितना है, 1.5 करना है, 1.5 करना है, तो कहां से करेगा, तो फिर बॉन्ड जारी करना पड़ेगा। इसलिए बॉन्ड जारी कर रहे हैं, केवल स्टेट बैंक नहीं, लगभग इंडिया का आज की डेट में हर बैंक क्या हो रहा है, हर बैंक अपने अपने AT1 बॉन्ड जारी कर रहा है, ताकि वो पैसा इकट्ठा करके जो ये बेसल नॉर्म्स का टारगेट है उसको पूरा कर सके दोस्तों। फिर आगे बताते हैं, बेसल में तो ये था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ज्यादा सावधानी बरतता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई 8% नहीं 9% करो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंकों को टारगेट दिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का 9%, मतलब बेसल से भी बढ़कर फॉलो करना पड़ेगा। और एक बार बता दूं, बेसल 3 जो नियम होते हैं वो वॉलंटरीली होते हैं, ये तो केवल गाइडलाइन जारी कर देते हैं। जिस बैंक को देश का सेंट्रल बैंक उसको उचित लगे वो लागू करे, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो इंडिया ने इसको ज्यादा किया है और ज्यादा सख्त कानून बनाया, सख्त नियम बनाया, 9% किया है। तो आपसे सिंपल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बेसल 3 रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, तो 8% होना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना रखा है, तो अगर क्वेश्चन पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देश में बैंक को कितना CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, तो 9% करना है। इसका सब कैटेगरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात आप समझ गए हो, तो अब हम आगे बात करें। तो देखो ये RBI है, RBI ने AT1 बॉन्ड रखा है, ठीक है। अब एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। CAR कितना था,
बेसल नियम कहता है 8%, आरबीआई कहता है 9%, ठीक है। इसके दो पार्ट थे, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। इसके भी दो पार्ट, CET1 और CET81 एडिशनल टीयर 1। अब सपोज करो जब ये बेसल रूल आए थे मार्केट में, ये 1.5% होना चाहिए, तब सपोज करो किसी बैंक को, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पास जो 81 कैपिटल थी ना, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, वो रिस्क वेटेड एसेट का 1% थी। अब सपोज करो इसके पास कितने थे, 10,000 करोड़ का क्या था, 10,000 करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट थे, या 1 लाख करोड़ के होंगे, इतना तो वैसे 1 लाख करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट था। तो इसका इसके पास 1% था, मतलब 1000 करोड़ रुपए इसके पास 81 कैपिटल थी। अब बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 1.5% कर दिया, तो ये 81 कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1500 करोड़ होनी चाहिए। तो ये 1500 कहां से आएगा, ये तो 1000 ही थी, तो फिर 500 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा आपको, बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे, ये 81 बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे। इसके अलावा और बॉन्ड से अगर पैसा आता है तो वो 81 कैपिटल नहीं मानी जाती, 81 कैपिटल इकट्ठा करने के लिए 81 बॉन्ड ही जारी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा था शुरुआत में आपको, SBI मार्केट से बोरिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको 81 कैपिटल चाहिए, और 81 कैपिटल आएगी 81 बॉन्ड से, तो 81 बॉन्ड जारी करना पड़ेगा। ऐसे जो डिपॉजिट का पैसा है ना, उसको नहीं रख सकते यहाँ पर, ये तो अपना खुद का पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का लार्जेस्ट लेंडर है, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ रहा है, बोरो करनी पड़ रही। अब आप थोड़ा मैटर समझ गए होंगे। देखो अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, और फिर इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे येस बैंक भी जुड़ जाएगा, एडिशनल टीयर 1 या 81 बॉन्ड। सबसे पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो सिंपल सा है कि भाई जो बेसल नॉर्म कहता है क्या, कि 81 कैपिटल हर बैंक को रिस्क वेटेड एसेट का 1.5% मेंटेन करनी है। अब जिस बैंक के पास 1.5% नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 81 बॉन्ड जारी करना पड़ेगा। और पहले नियम इतना सख्त नहीं था, तो आज की डेट में हर बैंक को क्या करना पड़ रहा है, हर बैंक को 81 कैपिटल इकट्ठा करने के लिए 81 बॉन्ड जारी करना पड़ रहा है। अधिकांश बैंकों ने किए हैं, अगर आप न्यूज को रेगुलरली मॉनिटर करते हो तो आप भी पढ़ पाओगे। तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका दोस्तों नेचर एक बार समझ लो आप, ये बॉन्ड तो है, बॉन्ड मतलब बोरो कर रहा है, तो बॉन्ड ये इसको सिंपल बॉन्ड क्यों नहीं कर दिया, इसको एडिशनल टीयर 1 क्यों क्या। तो देखो इस बॉन्ड का नेचर होता है, ये परपेचुअल होता है, परपेचुअल होता है। जनरली देखो क्या होता है ना, ये बॉन्ड है, जैसे सपोज करो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये बॉन्ड 1 करोड़ रुपए मैंने इस पर लिख दिया, भाई मैं इसको ब्याज दूंगा तो कितना, 8% ब्याज दूंगा, वो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो इससे क्या होता है, हर साल इसको 8% ब्याज मिलेगा, लास्ट में इसको प्रिंसिपल मिल जाएगा, ये ऐसा बॉन्ड होता है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, ये परपेचुअल होता है, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसमें है ना, ये मेच्योरिटी टाइम नहीं होता कि 10 साल बाद पैसा वापस मिल जाएगा। एक बार 81 बॉन्ड जारी कर दिया तो कई जगह यूके जैसे देशों में वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, 1940 में हुआ था, तब उन्होंने क्या किए थे, कुछ परपेचुअल बॉन्ड जारी किए थे। तो आज दिन तक भी पेमेंट कर रहे हैं वो, उनका इंटरेस्ट का, क्यों, ये परमानेंट होता है, हर साल इसको क्या करता है, इंटरेस्ट मिलता है, मूल राशि कभी भी नहीं मिलती। इसे कहते हैं परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। तो परपेचुअल बॉन्ड मतलब अनंत काल तक वो बॉन्ड चलता है, अनंत काल तक इंटरेस्ट देंगे, बस वो वापस से प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करेंगे। लेकिन कई बैंक इसको, ये तो इसका ओरिजिनल नेचर होता है, लेकिन कई क्या करते हैं, कुछ टाइम फिक्स कर देते हैं, भाई इतने टाइम के बाद इसको क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे। तो कॉल बैक मतलब भाई ठीक है, जब तक हमारे पास जमी, लेकिन हमारे पास पैसा आ गया स्टेट बैंक के पास, तो ठीक है एक काम करो, पैसा दो, बॉन्ड को वापस ले लो। तो कॉल बैक का ऑप्शन देता है, तो इसमें 10 साल, किसी में 20 साल, किसी में 50 साल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल संस्था पर। तो ये इस बॉन्ड का नेचर है कि ये परपेचुअल होता है। अब परपेचुअल नेचर किसका होता है, शेयर मार्केट का होता है, शेयर का होता है। आप एक बार शेयर ले लो, वो अनंत काल तक होता है, जब तक कंपनी प्रॉफिट कमाएगी आपको पैसा मिलेगा, कभी उसको वापस रिटर्न नहीं लेते। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये 81 बॉन्ड तो है, लेकिन इसका नेचर क्या है, शेयर जैसा है, इक्विटी जैसा इसका नेचर है। यहां तक बात ठीक है। एक और इस बॉन्ड की खामी है, जब कोई जैसे बैंक है, इस बैंक ने 81 बॉन्ड से पैसा इकट्ठा कर रखा था, सोच करो 8,000 करोड़ रुपए। अब ये बैंक दिवालिया होने की स्थिति में आ गया। तो दिवालिया होने की स्थिति में आता है, तो सबसे पहले ये 81 बॉन्ड को खारिज कर देते हैं, सबसे पहले 81 बॉन्ड राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब बस कि आप पैसा नहीं देंगे तुमको, खा के भाई तुम्हारे पैसे। ये इसका नेचर होता है, मतलब इसमें है ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई कंपनी दिवालिया या जोखिम होने की स्थिति में होती है, वो कंपनी को रिस्क है डूबने की, तो सबसे पहले 81 बॉन्ड को मना कर देते हैं, भाई हम तुमको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे, आज से तुम्हारा बॉन्ड 0 मानो उसकी वैल्यू। अब ऐसा तो फिर उनका सारा पैसा डूब जाएगा, हाँ तो डूब जाएगा बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हाई इंटरेस्ट देते हैं,
भाई इतनी रिस्क है, जहां पर रिस्क ज्यादा होती है वहां ब्याज ज्यादा मिलता है, इसलिए 81 बॉन्ड पे हमेशा ब्याज दूसरे बॉन्ड की तुलना में कम होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। 81 बॉन्ड क्या करता है, हाई इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है बात यहां तक। ऐसा ही विवाद हुआ था येस बैंक का, आप इसको सुन लो। येस बैंक 81 बॉन्ड डिस्प्यूट, ये येस बैंक था, ठीक है। इसने 8300 करोड़ 8300 करोड़ रुपए क्या कर रखा था, 81 बॉन्ड से इकट्ठे कर रखे थे। ठीक है बात यहां तक। लगभग मार्च 2020 की बात है। मार्च 2020 में ऐसी अफवाह उड़ी कि येस बैंक क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। येस बैंक क्या करेगा, डिफॉल्ट कर देगा, मतलब अपना जो डिपॉजिटर है उनको पैसा नहीं लौट पाएगा। ठीक है बात यहां तक। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने किसको लगाया, एसबीआई को लगाया। ये एसबीआई क्या करो, इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। तो एसबीआई ने इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करके इसको बचा लिया, एक तरह से बेल आउट कर दिया। लेकिन इस बेल आउट की पहली शर्त थी कि भाई आप क्या करो, क्योंकि रिस्क में है, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो ये 81 बॉन्ड को क्या करो, राइट ऑफ कर दो, खारिज कर दो कि भाई बस आज से ये हमारे बैलेंस शीट से गायब होते हैं, हम किसी को कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दे। तब फिर बताओ जो जिसने ये पैसा लगाया हुआ है 81 बॉन्ड में, उनको मजा आएगा क्या। तो ये इन्वेस्टर है ना, जिसने ये 81 बॉन्ड खरीदा, ये गए कहाँ, हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में दोस्तों जो येस बैंक का एक डिसीजन था ना, उसको गलत माना। क्या माना, गलत माना कि 81 बॉन्ड खारिज नहीं होने चाहिए, 81 बॉन्ड राइट ऑफ नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए। उसके कई सारे लॉजिक थे। सबसे पहला लॉजिक तो ये था कि भाई जो आपने एस बैंक ने 81 बॉन्ड बेचे ना, तब आपने इन्वेस्टर को बताया नहीं कि ऐसे भी इनको खारिज किया जा सकता है। तो आपने बात छिपा के क्या कि 81 बॉन्ड बोले, 81 बॉन्ड बेचे। आपने ये इन्वेस्टर को क्या किया, बोला बना के माल टिका दिया। अब आपने इसको राइट ऑफ कर दिया, तो इनका तो लॉस हो गया। तो हाई कोर्ट का ये कहना था। बाद में इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अभी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं अंतिम डिसीजन क्या आता है, तब हम इसको दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था बेसल नॉर्म्स का, 81 बॉन्ड का। हमने इसके साथ में येस बैंक का 81 बॉन्ड का केस भी देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।